2024 में जियोपॉलिटिकली क्या-क्या इवेंट्स देखने की पॉसिबिलिटी हमें मिल सकती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक पूरे वर्ल्ड की ओवरव्यू लेते हैं। वर्ल्ड आज की डेट में 3 बड़े पावर्स का एक कंपटीशन 2024 में देखेगा। सबसे पहला कंपटीशन जो है वो चाइना और यूएस के बीच में होगा। दूसरा कंपटीशन जो है वो रशिया चाइना वर्सेस यूएस के बीच में होगा। और तीसरा कंपटीशन जो है वो यूरोप वर्सेस यूएस के बीच में होगा। इसमें इंडिया कहाँ आएगा, इंडिया का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम सेपरेटली चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई रशिया और यूएस का कंपटीशन की, तो देखिए रशिया और यूएस कोल्ड वॉर से, शीत युद्ध से इस कंपटीशन में हमेशा से ही एक्टिव प्लेयर्स रहे हैं। रशिया और यूएस का कंपटीशन शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, वो आज तक कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है। उसमें एक फेज ऑफ डिक्लाइन आया था। आज यूएसए इस परिस्थिति में आ चुका है कि वो उस लेवल की सुपीरियोरिटी नहीं बना पा रहा जो उसने एक समय पे शीत युद्ध के दौरान बनाई थी। उसके क्या कारण है? सबसे पहला कारण ये है कि शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी इस प्रकार से डेवलप की थी पिछले एक सेंचुरी में कि उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फ्रूट्स उसको कोल्ड वॉर में मिले। कोल्ड वॉर का ख़त्म होते ही क्या हुआ कि भाई जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद उस समय जो ग्लोबल परिस्थिति थी उसमें यूएसए एक सोल सुपर पावर बना। लेकिन यूएसए में सबसे बड़ी मूर्खता ये थी कि उस सोल सुपर पावर के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसने अपने आप को इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं बनाया, अपने आप को उसने मिलिट्रीली पावरफुल बना के मिलिट्री दबदबा दिखाने की कोशिश करी। कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1990 के दशक में। इसके बाद सबसे पहले अमेरिका ने जो काम करा वो ये किया कि उसने वेस्ट एशिया में इराक से एक झगड़ा मोल लिया। कुवैत को लेके जो झगड़ा हुआ इराक और कुवैत की वजह से, उस झगड़े के दौरान अमेरिका का मिलिट्रीली बहुत पैसा खर्च हुआ। जैसे ही वो पैसा खर्च होना ख़त्म हो रहा था कि उसके लिए नई मुसीबत बन गई 1996 में, 1996 में तालिबान की। जब तालिबान पावर में अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट करते हुए आई, तो वो सपोर्ट पीरियड उस समय ऐसा था कि अमेरिका का इंटरेस्ट फिर से जो है अफगानिस्तान साउथ एशिया की ओर आने लगा। और जैसे ही अमेरिका का इंटरेस्ट साउथ एशिया और अफगानिस्तान की ओर आने लगा, उसी दौरान 1998 1998 में जब इंडिया ने और पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा, तो उसके बाद अमेरिका के लिए एक नया समस्या ये शुरू हो गया कि भाई अब ये न्यूक्लियराइजेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो हुआ है साउथ एशिया का, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे टैकल करना है। उस प्रोसेस में अमेरिका के अगले 2 साल निकल गए। आप ध्यान से समझिए, 1990 से लेके 2000 तक 10 साल के पीरियड में जब सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था और रशिया राइज कर रहा था, उस समय अमेरिका फोकस ये कर सकता था कि चुपचाप बैठ के ग्लोबलाइजेशन को अग्रेसिवली प्रमोट करता और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे विश्व स्तर पर डीपन करता। पर उसने अपना समय बर्बाद किया। एक फालतू फ्यूटाइल इराक कुवैत की लड़ाई लड़ी, वो खत्म होते ही तालिबान पे अपनी एनर्जी बर्बाद करी। उसके बाद अपना समय खराब करा इंडिया जैसे देश को आइसोलेट करने के लिए कह के कि भाई हम आपको सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे। 1998 में हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आप सोचिए कि अमेरिका हमें उसका में थ्रेटन कर रहा है कि हम आपको सैंक्शन लगा देंगे, और 2 साल के बाद भिखारी जैसा अमेरिका देश, उसका राष्ट्रपति जो है बिल क्लिंटन इंडिया में आके हमारे साथ ट्रेड डील साइन करके बोल रहा है कि चलो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हैं। भाई दोगलेपन की भी कोई लिमिट होती है। आपका खुद का तो कोई मॉरल स्टैंड है नहीं चलिए वर्ल्ड में, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल पहले जिस देश को आप सैंक्शन आउट करना चाहते थे, अब आप उसको अपना एलाई बनाना चाह रहे हैं। तो अमेरिका ने ये जो 10 साल बर्बाद किए, इस 10 साल के पीरियड में व्लादिमीर पुतिन रशिया में इमर्ज हुआ। और 2000 के बाद 2000 से लेके जो 2010 तक का पीरियड था, उस प्रोसेस में अमेरिका खुद व्यस्त हो गया। क्योंकि 2001 में सबसे पहले 9/11 हुआ। 9/11 के बाद 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। 2003 में उसने इराक को इन्वेड किया। अफगानिस्तान और इराक की 2001 और 3 की इन्वेजन के बाद जो अमेरिका की लड़ाइयाँ अफगानिस्तान और इराक में चल रही थी और जो उसकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हो रहा था, वो खर्चे का खमियाजा अमेरिका को 2007 में सब प्राइम क्राइसिस के दौरान भुगतना पड़ा। तो 2010 तक तो अमेरिका की इकोनॉमी इस हद तक आ चुकी थी कि कोलैप्सिंग वर्ज पे थी। अब आप ध्यान से फिर देखिए कि 1990 से लेके 2000 का दशक जिसमें अमेरिका ने समय बर्बाद किया, 2000 से लेके 2010 तक का समय जिसमें अमेरिका लड़ाइयाँ लड़ता रहा और इकोनॉमी उस प्रोसेस में निपट गई। इस पूरे गेम प्लान के दौरान आप देखिए कि रशिया 20 सालों में राइज करके वापस से अमेरिका को टक्कर देने की परिस्थिति में आ गया।
2010 तक जब अमेरिका की परिस्थिति खराब हुई आर्थिक तौर पर, तो उस समय ये हुआ कि चाइना का भी एक रिसर्जेंस हो चुका था। चाइना एक तरीके से पीसफुली राइज कर रहा था, और चाइना का वो खुद का डॉक्ट्राइन, जिसको वो वैसे तो पीसफुल राइज डॉक्ट्राइन कहता है, पर उसमें कुछ पीसफुल राइज नहीं था, पर वो राइज कर रहा था और अमेरिका को टक्कर दे रहा था। अब ये हुआ कि 2010 में चाइना एक न्यू लॉन्च पैड बन चुका था। ये जो नया लॉन्च पैड बना, इस लॉन्च पैड ने आप देखिए कि क्या किया, इसने अमेरिका को सबसे पहले टक्कर दी। और जैसे जैसे इसने अमेरिका को टक्कर दी, 2012-13 तक जो विश्व स्तर पर स्थिति अनफोल्ड होती गई वो ये हुई कि 2012-13 तक चाइना और रशिया के बीच में भी कन्वर्जेंस होना शुरू हुआ, क्योंकि चाइना को ये लगने लगा कि भाई मुझे अगर अमेरिका को टक्कर देनी है तो मेरे को उसके लिए अपने कदम यूरोप में रखने जरूरी हैं, और अगर यूरोप में अपने कदम रखने जरूरी हैं तो उसके लिए मुझे सबसे पहले रशिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रशिया यूरोप के ऊपर एक उसका सरताज बन के सर बन के बैठा है। तो रशिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करके चाइना ने अपनी एंट्री 2012-13 में यूरोप में करनी शुरू करी। 2014 में चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चालू करा, और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसने यूरोपियन मार्केट्स को जाके अपना BRI का प्रोजेक्ट बेचना चालू किया। इस पूरे प्रोसेस में 25 साल 1990 से लेकर 2014-15 तक अमेरिका की इकोनॉमी परसिस्टेंटली डिक्लाइन करती जा रही थी। और अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे अमेरिका की इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी, अमेरिका का उतना ही दबदबा घटेगा। और इसी प्रोसेस के दौरान भारत की इकोनॉमी भी राइज कर रही थी, क्योंकि जब भारत ने ग्लोबलाइजेशन की ओर अपना टर्न लिया 1990 में, तो 2000-2005 से हमें भी ग्रोथ देखने को मिली। और 2000-2005 से जब हमने अग्रेसिवली ग्रो करना चालू किया, तो हमारा उस समय एक कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि भाई हम लोग भी राइज कर रहे थे। इस परिस्थिति में अमेरिका का एक परपेचुअल डिक्लाइन, रशिया का एक रिसर्जेंस, और रशिया और चाइना का साथ आना, और उस प्रोसेस में इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी बनना, ये जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे विश्व स्तर पर। अब आप इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर अमेरिका को समझने लगा कि भैया अगर मेरा आर्थिक तौर पे इंटरेस्ट घटेगा तो मेरा विश्व स्तर पर दबदबा घटेगा। और अमेरिका का दबदबा सबसे पहले घटना कहाँ से चालू हुआ? यूरोप से, क्योंकि यूरोप में 2014 में जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया तो उसकी मेंबरशिप ओपन करी चाइना ने यूरोपियन लोगों को लेके। तो यूरोपियन लोग जो थे उस समय चाइना के BRI के ऑर्बिट में जाने लगे, क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस घट रहा था। और जैसे जैसे BRI को चाइना आगे बढ़ाता रहा, उसी समय वो यूरोप से धीरे धीरे होता हुआ सेंट्रल एशिया तक आया। सेंट्रल एशिया में उसने आगे BRI को बहुत अग्रेसिवली प्रमोट किया, वहाँ के लोगों को अपने वश में किया। और उसके बाद चाइना ने एंट्री मारी वेस्ट एशिया में। आज की डेट में अगर हम देखें तो चाइना वेस्ट एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर बन के बैठा हुआ है। वेस्ट एशिया में अमेरिका का जब दबदबा घट रहा था तो उसी समय अमेरिका के ऊपर वेस्ट एशिया की तरफ से एक और आंच आई। वेस्ट एशिया हिस्टोरिकली जो है अमेरिका को तेल बेचता हुआ आया है। आज की डेट में विश्व स्तर पर जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो तेल के ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं, और अमेरिका आज की डेट में सबसे पहले विश्व स्तर पर खड़े होकर ये बोलता है कि हमें क्लीन एनर्जी का प्रयोग करना है। अब क्लीन एनर्जी का प्रयोग करने के लिए अमेरिका खुद तो अपना शेल गैस रेवोल्यूशन कर रहा है। जैसे ही उसने शेल गैस को एक्सप्लोर करना चालू करा, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, उसने अपने तेल के इंपोर्ट मिडल ईस्ट से कम कर दिए। अब मिडल ईस्ट के जो लोग थे या वेस्ट एशिया वाले जो लोग थे उनको अपना तेल बेचना था। अब वो तेल किसको बेचेंगे? अगर अमेरिका नहीं खरीदेगा, और अमेरिका जो है अगर मान लीजिए कि भाई अपना शेल गैस एक्सप्लोर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका तेल अब इंडिया और चाइना खरीदेंगे, और इंडिया और चाइना में से चाइना ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि हमसे बड़ी इकोनॉमी है। तो चाइना का दबदबा मिडल ईस्ट में और बढ़ने लगा, और यहाँ से US अपना धीरे धीरे रिसीड करने लगा। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करते जाइए जो पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ये बनता जा रहा है कि US का दबदबा यूरोप से घटा, यूरोप से घट के सेंट्रल एशिया में जो कभी था ही नहीं वहाँ से वाइप आउट हुआ, और वहाँ से घटते घटते वेस्ट एशिया तक आया। और वेस्ट एशिया से जब उसका दबदबा घटा तो अमेरिका को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो गई कि भैया अगर हमारा दबदबा इस प्रकार से घटेगा तो फिर हमारी कौन सुनेगा। अच्छा, अमेरिका का दबदबा जब वेस्ट एशिया से घटा तो वेस्ट एशिया के एकदम जोग्राफिकली नीचे जो इलाका है वो है अफ्रीका का। अब अफ्रीका में चंद कंट्रियों में अमेरिका का दबदबा था, लेकिन वो कंट्रियां जहां पर अमेरिका का दबदबा था अफ्रीका में भी वो वेस्ट अफ्रीका की थी। और वेस्ट अफ्रीका के देशों के बारे में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि वो सारे ऑयल वाले देश थे, और वेस्ट अफ्रीका के वो सारे देश जो अटलांटिक ओशन में ऑयल प्रोड्यूसिंग देश थे, वो वहां से अमेरिका ऑयल लेके सीधा अमेरिका ले आता था अटलांटिक के उस पार। अब अमेरिका का मैंने आपको बताया कि उसने ऑयल ट्रेड भी कम कर दिया। अब जब उसने ऑयल ट्रेड कम करा तो जाहिर सी बात है अगर वेस्ट एशिया उसके लिए रेलेवेंट नहीं है तो उसके लिए वेस्ट अफ्रीका कैसे रेलेवेंट होगा? तो वेस्ट अफ्रीका से भी उसके रिश्ते घटे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब चाइना फोकस कर रहा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके यूरोप में,
जब चाइना फोकस कर रहा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके, ट्रेड को लेके साउथ ईस्ट एशिया में, इस समय रशिया ने एक जंप मारा। और वो जंप कैसे मारा कि रशिया ने सबसे पहले इसराइल पकड़ा। इसराइल में उसने ये देखा कि भाई इसराइल एक ऐसा देश है जहां पर अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में घटेगा तो उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा। और पिछले लगभग 5 से 7 सालों में रशिया की एक मुहिम चली, और इस हिडन मुहिम के तहत रशियन टूरिस्ट जो हैं वो भारी मात्रा में इसराइल आए। और इसके बाद जो रशियन ज्यूज़ हैं, यहूदी रशियन जो हैं, वो रूसी यहूदी जो लोग हैं, वो ग्रेजुअली आकर वापस जो है इसराइल में सेटल होने लगे। इससे रशिया और इसराइल के बीच में एक डिप्लोमेटिक डोर ओपन हुआ। और आज की डेट में इसराइल ये बात जानता है कि कल को मान लीजिए, आज नहीं पर कल को मान लीजिए अगर अमेरिका हमको डंप करता है तो हमें कोई बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। हम अपना रिलेशन उस समय सुन्नी मुसलमानों के साथ, इसीलिए अब आप समझ रहे हैं कि आज की डेट में इसराइल जो है मोहम्मद बिन सलमान से लेकर अल मखतूम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया से क्यों बात कर रहा है। वो उन कंट्रियों से बात कर रहा है जो वो कंट्रियां थी जो हमेशा से आज तक पैसा लगाती आई थी इसराइल को निपटाने के लिए। तो चीज़ को समझिए कि जैसे जैसे अमेरिका का इन्फ्लुएंस घटेगा, इसराइल आज की डेट में फ्यूचरिस्टिकली ये सोच रहा है कि कल को अमेरिका मान लीजिए हमको बिल्कुल डंप कर देता है। संभावना बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है, क्योंकि अमेरिका के साथ जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसने डंप किया, इसका खमियाजा इसराइल को भुगतने के लिए ऐसी परिस्थिति में ना आए कि अमेरिका छोड़ के चला जाए, तो उसने अपना रिश्ता सुन्नियों के साथ इंप्रूव कर लिया है, उसने अपना रिश्ता रूस के साथ इंप्रूव कर लिया। उसके रिश्ते भारत के साथ तो पहले दिन से मजबूत थे। तो आज की डेट में इसराइल के पास 3 बड़े बफर हैं, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वेस्ट अफ्रीका में मैंने आपको बताया कि अमेरिका का दबदबा घटा, क्योंकि अमेरिका ने वेस्ट अफ्रीका से तेल लेना बंद करा। जैसे ही उसने अमेरिका से तेल लेना बंद करा, अब क्या हुआ, इस इलाके में एक पावर वैक्यूम था। अब इस पावर वैक्यूम को कोई ऑक्यूपाई करने नहीं आ रहा था। यहाँ पर रूस ने अपना वैगनर ग्रुप बना के मर्सनरीज को भेजा, और उसने पूरे अफ्रीका में वो सारी स्ट्रेटेजिक स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी जो एक टाइम पे अमेरिका की हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात देखिए, भारत के और अफ्रीका के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। भारत और अफ्रीका के रिश्तों के बीच में पिछले 70 साल का इतिहास है कि हम दोनों एज अ कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और इंडिया, एक दूसरे के साथ ऐतिहासिक तौर पर जुड़े रहे। तो रशिया को आज की डेट में अफ्रीका में एंट्री दिलवाने के लिए भारत सबसे आगे है, क्योंकि भारत को ये लगता है कि भाई रशिया जैसे प्लेयर की अगर बैकिंग मिल जाए तो हमारे लिए अफ्रीका में कोई भी प्रोजेक्ट नामुमकिन नहीं होगा। और हमारे को अफ्रीका में पावर का गेम नहीं खेलना है, हमें अफ्रीका में उसकी डेवलपमेंट करनी है। उस डेवलपमेंट में अगर एक सिक्योरिटी लेवल पे रशिया आके वहाँ पर बैकिंग दे दे तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक गेम वहाँ पर नया चल रहा है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस यूरोप से घटा, अमेरिका का इन्फ्लुएंस अफ्रीका से घटा, अमेरिका का इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया से घटा। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को जब ये चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि भैया हमारा इन्फ्लुएंस तो विश्व के 3 बड़े इलाकों से घट गया है, जिसमें से एक जगह पर चाइना और रूस इकट्ठे होकर यूरोप में आ गए हैं, दूसरे इलाके में रूस हल्का लेकिन चाइना ज़्यादा आ गया है, वेस्ट एशिया, और तीसरा जहां पर चाइना इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसको सिर्फ वहां से रिसोर्स चाहिए, लेकिन अमेरिका की स्ट्रैटेजिक स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरा प्लेयर आ गया है अफ्रीका में, रशिया। तब जाके अमेरिका की आंखें खोली। अब अमेरिका ने क्या किया, पिछले 3 से 4 सालों में अमेरिका ने अब सारा फोकस अपना साउथ ईस्ट एशिया की ओर शिफ्ट कर दिया है। अब इस साउथ ईस्ट एशिया की ओर जब अमेरिका ने अपना फोकस शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अमेरिका को ये बात मालूम है कि आर्थिक तौर पर मैं कोई बहुत बड़ा अलायंस तो बना नहीं सकता, पैसा नहीं है भैया, तो क्या करेंगे। अब उसने छोटे छोटे ग्रुपिंग बनाने चालू किए हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में अब वो क्या कर रहा है, छोटा सा ग्रुपिंग बना दिया उसने, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, छोटा सा एक ग्रुपिंग बना दिया, एक इंडो पैसिफिक नामक संस्था क्रिएट कर दी, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट कर दिया। अच्छा, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए जो पिछले साल अमेरिका ने करी कि उसने साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम को जोड़कर ऑकस अलायंस बनाया। आप देखिए यहाँ पर ऑकस अलायंस में अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम को इंडियन ओशन में बुला लिया, क्योंकि उसने कहा कि आप तो ऐतिहासिक तौर पर इस इलाके में बहुत सारी कॉलोनीज रखते ही थे, तो आप तो पूरे इस इलाके से वाकिफ हो, आप आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अमेरिका का एलाई रहा था, तो उसने कहा कि भाई तुम भी आ जाओ। अब देखिए हुआ क्या है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में हिस्टोरिकली एक कंट्रोलिंग पावर जो बड़ी हुआ करती थी ब्रिटेन, वो वापस आ गई। यूएसए अपना दबदबा बनाने के लिए इस रीजन में दोबारा आया,
ऑस्ट्रेलिया को साथ जोड़कर इस इलाके में न्यूक्लियराइजेशन का गेम शुरू किया। अब जब ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ अमेरिका मिलकर ऑकस बनाकर न्यूक्लियर सबमरीन लाने की कोशिश कर रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में टारगेट किसको किया जा रहा है? चाइना को। अब टारगेट अगर चाइना को किया जा रहा है, तो अब आपको समझेंगे कि एक महीना पहले चाइना ने क्या बोला कि लॉपनूर में, जिनजियांग में हम अपने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग दोबारा करेंगे। भाई देखिए, अगर चाइना के आसपास न्यूक्लियर सबमरीन घूमेंगी साउथ चाइना सी से लेके पैसिफिक ओशन में, तो चाइना तो कोई ऐसा है कि बैटरी वाली सबमरीन जो है वो तो नहीं घुमाएगा वहां पर कि भाई चाबी से लगाई गुर्र गरारी चल के घूम रही है, तो वो भी न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा। होने क्या जा रहा है 2024-25 में, अब आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो साउथ ईस्ट एशिया में एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस होगी। ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस होगी ऑकस वर्सेस चाइना के बीच। दूसरा, ऑकस में अमेरिका ने अपने ऐतिहासिक तौर से पुराने एलाई फ्रांस को नहीं लिया है। फ्रांस इस चीज से खफा है। फ्रांस आज की डेट में इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में वापस आना चाहता है, क्योंकि भूलिएगा मत, अमेरिका का आर्ग्यूमेंट था कि भाई ब्रिटेन एक कॉलोनियल पावर था जो इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट था, पर ब्रिटेन अकेला नहीं, फ्रांस भी था। अब आपने फ्रांस को तो मौका नहीं दिया, तो फ्रांस आज की डेट में इंडिया के ऊपर भरोसा रख के इंडिया के साथ मिलके इंडियन ओशन में आना चाहता है। और देखिए, इसी रीजन से 26 जनवरी को भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलावा दिया है। अब गेम को समझिए, गेम बड़ी सिंपल है। अगर अमेरिका यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके चाइना को एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस में बिजी कर देगा और साथ ही में एक इंडो पैसिफिक और क्वाड्रिलैटरल जैसे संगठन को बनाकर इंडिया को वहां पर थोड़ा बहुत बिठा लेगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया आज की डेट में फ्रांस को और रशिया को इनविटेशन देके अमेरिका के ऊपर चेक रखेगी कि इंडिया फ्रांस और रशिया को बोलेगी कि आप आइए इंडियन ओशन में हमारे साथ एंगेज कीजिए, हमारे साथ एंगेज करके आप अमेरिका के इस गेम प्लान के ऊपर नजर रखिए। तो यहां पर अब एक पूरा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट होगा कि अमेरिका चाहेगी कि फ्रांस और रशिया इंडियन ओशन में ना आए, इंडिया चाहेगा कि फ्रांस और रशिया ज्यादा इंडियन ओशन में आए, जिसकी वजह से अमेरिका के और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के इस न्यूक्लियर सबमरीन गेम प्लान ऑकस का, जो चाइना को चेक करने के लिए बना है, उसके ऊपर नजर रखी जाए। अब चीज को समझिए। तीसरी चीज, अगर इंडिया आज की डेट में रूस को और फ्रांस को बोलती है कि आप इंडियन ओशन में आइए और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में अमेरिका के ऊपर नजर रखिए, तो इससे सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? चाइना। अब आप समझ रहे हैं कि चाइना ने आज से 1-2 हफ्ते पहले भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो हमेशा से वो बोलता रहता था, बड़ी तारीफें उसने करी। वो तारीफें क्यों हुई? वो तारीफों का टाइमिंग नोट कीजिएगा। वो तारीफों का टाइमिंग अगले दिन था, जिससे एक दिन पहले भारत ने कंफर्म किया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं और इंडो पैसिफिक पे चर्चा होगी। चाइना को ये चीज समझ आ गई। चाइना ने बोला कि भैया अगर इंडो पैसिफिक पे चर्चा होगी तो इंडो पैसिफिक में तो भैया यूएसए बैठा है। अगर वो न्यूक्लियर गेम खेल रहा है तो इस न्यूक्लियर गेम को चेक करने के लिए अगर इंडिया मान लीजिए रशिया और फ्रांस को लेके आ रहा है तो ये तो मेरे लिए अच्छा है। और जब इंडिया ने रशिया को इन्विटेशन दिया था तो याद करिए पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मोदी की तारीफ की। तो आज की डेट में गेम प्लान समझ लीजिए कि यहां पर ये जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट इंडो पैसिफिक में चलेगा। इंडिया कभी नहीं चाहेगी, अगर हम अपना स्टैंड देखें, कि ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है ये किसी एक शक्ति के पास रहे। हम चाहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक रहे, इसमें सब लोग रहे। हाँ, हम चाहते हैं कि इसमें चाइना भी रहे, लेकिन हमारा चाइना को लेके एक कंडीशन है कि अगर आप रहें तो आप रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करें। यानी कि जो ओशन को लेके गवर्नेंस के रूल्स हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ट्रेड करने के रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। अदरवाइज हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं। दूसरा, वेस्ट एशिया में आने वाले 2024 में आप देखेंगे सुन्नी मुसलमान यहूदी, इनके रिश्ते ग्रेजुअली और क्लोज होंगे। इनको क्लोज करने का एक सबसे बड़ा बाइंडिंग फैक्टर इंडिया रहेगा, क्योंकि इंडिया के यहूदियों और सुन्नियों से रिश्ते दोनों से अच्छे हैं। और क्योंकि रशिया आज की डेट में यहूदियों से एंगेज कर रहा है और रशिया आज की डेट में सुन्नियों से एंगेज कर रहा है। पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान से मिलने दौरे पे गए थे, और आपको याद होगा कि जब उनके प्लेन यूएई से पास कर रहे थे, यूएई ने अपने एयरफोर्स के जहाज को सलामी ठोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति के जहाज के साथ भेजे थे।
तो भूलिएगा नहीं दोस्तों कि रूस सुन्नी मुसलमानों के फेवर में है, यहूदियों के साथ है, भारत यहूदियों के साथ है, सुन्नी मुसलमानों के साथ है, हमें शिया ईरान से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में घटेगा तो आप देखेंगे कि ये रीजनल पावर्स का इमर्जेंस होगा। तीसरा, अगर मैं यूरोपियन थिएटर की बात करूं तो यूरोपियन थिएटर में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि रूस ने जो आक्रमण यूक्रेन पे किया, उस आक्रमण के बाद कई यूरोपियन पावर्स जो हैं चाइना को लेकर रीथिंक कर रही हैं, क्योंकि रूस और चाइना, मैंने आपको बताया, एक दूसरे के साथ हैं। तो इस केस में एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है, आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि यूरोपियन प्लेयर्स इस पूरा साल एक कन्फ्यूजन की परिस्थिति में रहें, क्योंकि अमेरिका यूरोप में अग्रेसिवली प्लेयर बन के नहीं आ पाएगा। अमेरिका आज की डेट में अपना दबदबा दोबारा नहीं बना पाएगा। रूस कोशिश ज़रूर करेगा कि भाई यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध खत्म होगा तो यूरोपियंस को एक स्पेस मिलेगी, जो 2024 में देखेंगे हम कि यूरोपियंस जो हैं वो बैठ के सोचेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि यूरोपियंस को आज भी पता है कि उनके लिए अगर कोई फ्यूचर है तो वो अमेरिका नहीं है, वो एशिया है। और क्योंकि यूरोपियन ज़्यादातर डेमोक्रेसीज हैं तो वो जाहिर सी बात है कि भारत से इंगेज करेंगी। और यूरोप के दो बड़े देश में, जिनमें से एक यूके है और एक फ्रांस है, इनमें से अगर यूके यूएसए का एजेंडा चलाएगा और फ्रांस अगर इंडिया के साथ एंगेज करेगा तो फ्रांस कल को यूरोप का लीडर बन सकता है कि यूरोप के बाकी शक्तियों को वो इंडिया की ओर लेके आए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ हमारे को 2024 में देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक अब हम अटलांटिक के उस पार की बात करें तो अमेरिका का एक चीज़ तय है, अमेरिका का इंटरनल केओस बढ़ेगा, अमेरिका में डिस्कॉर्ड बढ़ेगा, अमेरिका की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अमेरिका इस प्रोसेस में इम्पेशेंट होगा, और क्योंकि अमेरिका इस प्रोसेस में इम्पेशेंट होगा तो इम्पेशेंट अमेरिका विश्व स्तर की स्टेबिलिटी के लिए डेंजरस है, क्योंकि इम्पेशेंट अमेरिका घर नहीं बैठेगा। तो हो सकता है कि अमेरिका लेड, अमेरिका स्पॉन्सर्ड कुछ छोटी मोटी लड़ाई कहीं हो जाए। अभी ये जो हूती रिबल्स वाला अटैक जो रेड सी वाले इलाके में हुआ है, ये एक इन्विटेशन पॉइंट है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बन सकता है कि हो सकता है कि अमेरिका कल को मिडल ईस्ट में वापस आके दबदबा बनाने लग जाए। पर अब अमेरिका अगर किसी भी इलाके में जाएगा तो वो एक लड़ाकू थॉट प्रोसेस से जाएगा। तो ये जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस 2024 में हमारे सामने हैं। तो आई होप आपको एक ग्लोबल लेवल की पिक्चर इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होगी। आने वाले समय में जैसे जैसे विश्व स्तर पर जियोपॉलिटिक्स बढ़ेगा, आपके सामने और वीडियोस लाके इन इश्यूज़ को क्लैरिफाई करते रहेंगे। धन्यवाद।